अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि मू बिंगयुन की बातें सुनकर युनचे एकदम सन्न रह गया। उसने कहा, हमारे स्नो सॉन्ग रियल्म के पास सच में ऐसा। मू बिंगयुन ने बीच में ही टोकते हुए कहा, नहीं, तुम्हारी मास्टर को कई साल पहले एक बूंद मिली थी, पर उन्होंने उसे अपनी सोल को टेम्पर करने में यूज कर लिया था। जो बूंद तुम्हें ठीक करने में यूज हुई है वो किसी और ने दी थी। युनचे को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने पूछा, किसने? मू बिंगयुन ने जवाब दिया, ग्लेस्ड लाइट रियल्म ने। यह सुनकर युनचे को तगड़ा झटका लगा। मू बिंगयुन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम समझ ही गए होगे कि यह किसने किया है। उसके अलावा हेवन गॉड ऐसा नहीं कर सकता रह गए। शायद ये चीज उसी के पास थी या फिर उसने इसे ग्लेस्ड लाइट रियल्म किंग से चुरा लिया। उसने 99वां प्रिंस से इसे चुपके से भिजवाया था। आगे डिवाइन वाटर ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग के गायब होने की बात ग्लेस्ड लाइट रियल्म किंग को जल्दी ही पता चल जाएगी और तब वो पक्का गुस्से से पागल हो जाएंगे। खैर छोड़ो, तुम्हारे घाव अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, तो इन सब बातों की टेंशन लेने का ये सही टाइम नहीं है। युनचे ने अपना हाथ अपने माथे पर रख लिया। उसका दिमाग एकदम भन्ना गया था। वो छोटी लड़की, क्या वो सच में सीरियस थी? यार, ये डिवाइन वाटर ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग है। मैं इसके बदले उसे कुछ भी नहीं दे सकता। क्या सच में मुझे अपना बॉडी देकर ये एहसान चुकाना पड़ेगा? और वैसे भी मेरी रिकवरी स्पीड देखते हुए अगर मैं टाइम व्हील पर्ल के अंदर जाता तो मैं खुद ही पूरी तरह रिकवर हो जाता। फिर मू बिंगयुन ने युनचे के सामने 2 टाइम व्हील पर्ल्स रख दिए। उसने कहा, ये 2 एक्स्ट्रा पर्ल्स एटर्नल हेवन रियल्म ने दिए हैं। इनमें अभी भी 20 घंटे बाकी हैं। ये तुम्हारे पूरी तरह ठीक होने के लिए काफी होंगे। युनचे ने अपने सारे फालतू ख्यालों को झटक दिया और एक सीरियस लुक के साथ दोनों पर्ल्स ले लिए। मू बिंगयुन उससे कई सवाल पूछना चाहती थी पर वो रुक गई। वो चुपचाप वहां से चली गई ताकि युनचे मेडिटेशन करके रिकवर हो सके। बहुत जल्दी ही उसे महसूस हो गया कि युनचे ने टाइम व्हील पर्ल्स को एक्टिवेट कर लिया है। उसने अपना हाथ हिलाया और उस जगह के चारों तरफ एक आइसोलेटेड स्पेस बना दिया ताकि युनचे को बाहर से कोई डिस्टर्ब ना कर सके। फिर वो कुछ कदम आगे बढ़ी और उसने साइड में देखते हुए प्यार से कहा, बड़ी बहन, मुझे पता है कि आप आ चुकी हैं। जैसे ही उसकी आवाज हवा में गायब हुई, वहां के स्पेस में कुछ हलचल हुई। हवा में हल्की सी लहरें उठीं और एक हल्के नीले रंग की परछाई वहां आ गई। ये मू शुआनियन थी। मू शुआनियन को देखकर मू बिंगयुन के दिल को बड़ी राहत मिली और उसे सेफ्टी का एहसास हुआ। उसने कहा, बड़ी बहन, आप सच में उसके घावों को लेकर टेंशन में थी और खुद यहां आ गई। पर मू शुआनियन ने एकदम सीधे तरीके से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, युनचे की रिकवरी की पावर तुम्हारी सोच से बहुत आगे है। घाव चाहे कितने भी गहरे हो, अगर उसे काफी टाइम मिले तो वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। मुझे बस इस बात की टेंशन थी कि कहीं कोई और एक्सीडेंट ना हो जाए। यह सुनकर मू बिंगयुन एकदम चुप रह गई। मू शुआनियन ने मुड़ते हुए कहा, क्योंकि अब वो ठीक है और टेंशन की कोई बात नहीं है, तो मुझे लगता है मेरा यहां रुकना फालतू है। वो वहां से जाने के लिए पलटी। मू बिंगयुन ने हैरानी से उसे देखते हुए पूछा, आप अभी जा रही हैं? मैं जबरदस्ती अंदर घुसी हूं। अगर मैं ज्यादा देर रुकी तो एटर्नल हेवन रियल्म को पता चल जाएगा। मू शुआनियन ने आगे कहा, युनचे को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आई थी, क्योंकि बात यहां तक आ ही गई है तो मैं उसे आखिरी बार अपनी जिद पूरी करने दूंगी। जो भी बवाल या अंजाम होगा मैं संभाल लूंगी। पर इसके बाद अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसकी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। उसकी आवाज में एक ठंडी आग थी। इतना बोलने के बाद वो हवा में उठी और वहां से जाने के लिए तैयार हो गई। मू बिंगयुन ने जोर से उसे रोकने की कोशिश की। दीदी, उसने अपना बर्फ जैसा सफेद हाथ ऊपर उठाने की कोशिश की, पर वो हाथ वहीं का वहीं रह गया। उसने साउंड बटरफ्लाई ब्लेड बाहर नहीं निकाली। मू शुआनियन ने पलटकर पूछा, क्या हुआ? मू बिंगयुन ने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की और हाथ वापस खींचते हुए सिर हिलाया। कुछ नहीं, आखिर ये एटर्नल हेवन रियल्म है। आपको पूरी सावधानी बरतनी होगी, बड़ी बहन। और जहां तक युनचे की बात है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं उसका ध्यान रखूंगी। मू शुआनियन ने हल्का सा अपनी भौहें सिकोड़ी, पर उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। वो धीरे धीरे हवा में उठी और जैसे ही स्पेस में लहरें उठीं, वो गायब हो गई। सीन ये है कि एटर्नल हेवन रियल्म में बिना किसी को पता चले अपनी मर्जी से आना जाना कोई आम बात नहीं थी। सच कहूं तो
ऐसा कर पाने वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते थे। मू शुआनियन के जाने के कुछ ही देर बाद दूर बादलों में एक लाल रंग की परछाई चमकी और पास आ गई। आज पूरे एटर्नल हेवन रियल में, और सच कहूं तो पूरे ईस्टर्न डिवाइन रीजन में, एक बहुत ही अजीब सा माहौल छाया हुआ था, क्योंकि आज कॉन्फर्ट गॉड बैटल्स का आखिरी दिन था। युनचे और लुओ चांगशिंग की पहली फाइट ने पूरे ईस्टर्न डिवाइन रीजन को हिलाकर रख दिया था। सिर्फ जवान कल्टीवेटर्स ही नहीं, बल्कि पुरानी जनरेशन के लोगों के दिल भी धड़क रहे थे। युनचे ने पहला मैच जीता था, पर आज दूसरा मैच था और कोई नहीं बता सकता था कि क्या होने वाला है। पहली फाइट बहुत खूंखार और लंबी थी। दोनों ने अपनी सारी पावर झोंक दी थी और कह सकते हैं कि किस्मत ने फैसला किया था। ऐसी फाइट के बाद दूसरा मैच पक्का पहले वाले से भी ज्यादा शानदार और खतरनाक होने वाला था। हो सकता है कि यह पहली फाइट से भी ज्यादा खूनी हो। आखिर यह फाइनल मैच था। एटर्नल हेवन रियल्म के बाहर कॉन्फर्ट गॉड बैटल से जुड़े सारे सट्टेबाजी के अड्डे बंद पड़े थे। शायद इसलिए क्योंकि सारे स्टार रियल्म्स इस मैच को देखने में इतने बिजी थे कि उन्हें सट्टा लगाने का कोई मूड नहीं था। या शायद उन्हें लगा कि इन दो दुनिया हिलाने वाले गॉड चिल्ड्रन के मैच पर सट्टा लगाना उनके लिए बेइज्जती होगी। शुई यिंगयुए ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आज का रिजल्ट बताना मुश्किल है, पर सच कहूं तो मैं चाहती हूं कि युनचे जीते। वो सब शुई कियानहेंग के पीछे पीछे कॉन्फर्ट गॉड स्टेज की तरफ उड़ रहे थे। शुई कियानहेंग ने धीरे से फुफकारते हुए कहा, हम कुछ कह नहीं सकते। दोनों को बराबर की चोटें आई थी, पर लुओ चांगशिंग के पीछे होली ईव्स रियल्म है तो वो पक्का ठीक होगा, पर उस लड़के युनचे का पूरी तरह रिकवर होना मुश्किल है। शुई यिंगयुए ने अपनी भौहें सिकोड़ी। फिर उसने शुई मेन की तरफ देखा जो मुस्कुरा रही थी। उसने शक करते हुए पूछा, मेन, उस दिन युनचे इतनी बुरी तरह घायल था और तुम पूरे दिन परेशान थी, तो आज तुम एकदम नॉर्मल कैसे हो? पीछे खड़े शुई यिंगयन का शरीर टाइट हो गया और उसकी गर्दन अकड़ गई। उसने चुपचाप एक कदम पीछे ले लिया। मैं क्यों टेंशन लूंगी? शुई मेन खिलखिलाकर हंसी। मेरे बिग ब्रदर युनचे इतने ताकतवर हैं, ये छोटी मोटी चोटें उनका क्या बिगाड़ लेंगी? शुई यिंगयुए एकदम सन्न रह गई। शुई कियानहेंग ने बीच में टोकते हुए कहा, क्या बिग ब्रदर युनचे, तुमने ये बहुत बार बोल लिया है, अब एक बार भी रिपीट मत करना। ठीक है डैडी। शुई मेन ने मुंह बनाते हुए अपनी जीभ चिढ़ाई। कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर पहुंचकर शुई कियानहेंग ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ओहो, लगता है वो सच में पूरी तरह रिकवर हो चुका है। जैसे ही वो आया था, उसकी नजर सीधा युनचे पर गई जो स्नो सॉन्ग रियल्म की जगह पर एकदम सामने बैठा था। युनचे एकदम शांत लग रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी ऑरा एकदम स्टेबल थी। उसमें कोई कमजोरी नहीं दिख रही थी। शुई कियानहेंग ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि वो पूरी तरह ठीक है तो लगता है आज हमें एक और तगड़ा शो देखने को मिलेगा। उसने दाई तरफ देखा और उसे समझ आया कि लुओ चांगशिंग अभी तक नहीं आया है। बहुत सारी नजरें लगातार इस डायरेक्शन की तरफ देख रही थी। आज के दूसरे मेन कैरेक्टर का इंतजार कर रही थी। मू बिंगयुन ने धीरे से पूछा, युनचे, लुओ चांगशिंग के साथ आज के रिपीट मैच में तुम्हें जीतने के कितने चांस लग रहे हैं? युनचे की नजरें एकदम फोकस हो गई और उसने सीरियस होकर जवाब दिया, पहले मैच में मैंने लुओ चांगशिंग की पावर को बहुत हल्के में लिया था और इसलिए थोड़ा हाथ रोक कर लड़ा, पर इस बार उसके खिलाफ लड़ते समय मेरी प्लानिंग और ट्रिक्स एकदम साफ होनी चाहिए। अभी मेरी रिकवरी की स्पीड पहले से ज्यादा तेज है और मैं गोल्डन क्रो और फीनिक्स फ्लेम्स को मिलाने में भी ज्यादा कंफर्टेबल हो गया हूं। उसने आगे कहा, तो इस मैच में मुझे लगता है कि मेरे जीतने के चांस लुओ चांगशिंग से थोड़े ज्यादा है, क्योंकि मैं उसे एक बार हरा चुका हूं, तो मैं पक्का उसे दूसरी बार भी हरा सकता हूं। युनचे की बातों में कोई घमंड नहीं था। वो खुद को लेकर एकदम श्योर लग रहा था। मू बिंगयुन ने सिर हिलाते हुए कहा, यह बहुत अच्छी बात है। इतना बोलकर उसने अपनी नजरें पूर्व की तरफ घुमाई। लुओ चांगशिंग आ गया है। ओहो। मू बिंगयुन की भौहें तेजी से फड़की और उसके चेहरे पर गहरी उलझन आ गई। फिर उसकी नजरें सीरियस हो गई और आंखों में साफ सदमा दिखने लगा। सिर्फ मू बिंगयुन ही नहीं, बल्कि मू हुआनजी, हुओ रुली और बाकी सारे लोग भी एकदम शॉक्ड रह गए, जैसे उन्होंने कुछ नामुमकिन और खौफनाक देख लिया हो। युनचे ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, पैलेस मास्टर बिंगयुन, क्या हुआ? मू बिंगयुन अभी भी ईस्ट की तरफ ही देख रही थी। उसकी आवाज और अंदाज दोनों घबराए हुए थे। क्या ये लुओ चांगशिंग की ऑरा है? उनके ऊपर बहुत दूर आसमान में 3 लोग एक साथ आते दिखे। हालांकि वो अभी बहुत दूर थे,
पर वहां बैठे ताकतवर लोगों ने झटके से पहचान लिया कि ये होली ईव्स रियल्म के 3 मेन लोग हैं, लुओ शांगचिन, लुओ गुक्सी और लुओ चांगशिंग। मैच का टाइम बहुत पास था, पर फिर भी वो तीनों बड़े आराम से उड़ रहे थे। और तो और वो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं लग रहे थे। सच कहूं तो वो इतने रिलैक्स थे जैसे वो लड़ने नहीं बल्कि मैच देखने आए हों। पर उनके आते ही कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उन ताकतवर डिवाइन सॉवरेन्स और डिवाइन मास्टर्स के चेहरे तेजी से बदल गए और वहां मौजूद सारे डिवाइन किंग्स के चेहरों पर गहरा सदमा था। लुओ चांगशिंग की ऑरा को क्या हुआ है? इस अजीब माहौल और मू बिंगयुन की बड़बड़ाहट ने यूनचे के दिल में एक गहरी घबराहट पैदा कर दी। उनके सामने से हुओ रुली की आवाज हवा में गूंजी। डिवाइन किंग, ये सिर्फ 2 सिंपल शब्द थे, पर ये इतने भारी थे कि उन्होंने वहां बैठे सारे स्नो सॉन्ग और फ्लेम गॉड डिसाइपल्स को एकदम सुन कर दिया, जैसे उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा हो। यूनचे सन्न रह गया। हुओ पॉयुन ने बिना सोचे हुओ रुली का हाथ पकड़ लिया। डिवाइन किंग, इसका क्या मतलब है? मास्टर, आपका ये मतलब तो नहीं है कि? लुओ चांगशिंग, वो सारी चीजें इसी खौफनाक सच की तरफ इशारा कर रही थी, पर हुओ पोयुन को इस पर यकीन नहीं हो रहा था। हुओ रुली ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और उस बहुत ही क्रूर और कड़वी सच्चाई को सबके सामने रख दिया। लुओ चांगशिंग की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ अब डिवाइन किंग रियल्म पर पहुंच चुकी है। ये शब्द वहां बैठे सारे यंग डिसाइपल्स के कानों में किसी बिजली की तरह गिरे। सीन यह है कि आखिर डिवाइन किंग रियल्म का मतलब क्या था? अगर कोई डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म और डिवाइन स्पिरिट रियल्म के बीच के गैप को एक बहुत बड़ी खाई माने, तो डिवाइन स्पिरिट रियल्म और डिवाइन किंग रियल्म के बीच का गैप एक ऐसा गड्ढा था जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता था। रियल्म ऑफ द गॉड्स के लाखों सालों के इतिहास में आसमान के तारों से भी ज्यादा जीनियस हुए हैं। इनमें से ज्यादातर जीनियस कुछ ही दशकों में डिवाइन स्पिरिट रियल्म तक पहुंच जाते हैं, पर इनमें से बहुत सारे जीनियस एक लंबे समय तक डिवाइन स्पिरिट रियल्म के पीक पर ही अटके रहते हैं। कुछ 100 सालों तक, कुछ हजारों सालों तक, कुछ 10,000 सालों से भी ज्यादा टाइम तक वहां अटके रहते हैं, और आखिर में कुछ तो पूरी जिंदगी उस बॉटलनेक को पार ही नहीं कर पाते। जब जीनियस का ये हाल था, तो आम कल्टीवेटर्स की तो बात ही छोड़ दो। अभी पूरे ईस्टर्न डिवाइन रीजन की यंग जनरेशन में सिर्फ 4 लोग ऐसे थे जो 60 साल की उम्र से कम में डिवाइन स्पिरिट रियल्म के 10वें लेवल पर पहुंचे थे। पर अगर अगले 60 सालों में भी उनमें से कोई डिवाइन किंग नहीं बन पाता, तो किसी को हैरानी नहीं होती। डिवाइन स्पिरिट रियल्म को यंग जनरेशन के लिए सबसे हाई रियल्म माना जाता था, पर एक बार कोई डिवाइन किंग बन जाए तो उसे रियल्म ऑफ द गॉड्स में ताकतवर लोगों की लिस्ट में गिना जाता था। लोअर स्टार रियल्म्स में एक डिवाइन किंग पूरे रियल्म का किंग हो सकता था और वहां के हर इंसान को उसके सामने सिर झुकाना पड़ता। मिडिल स्टार रियल्म्स में एक डिवाइन किंग को बहुत ही खास माना जाता था, और सबसे बड़े अपर स्टार रियल्म्स में भी उनकी हैसियत किसी इलाके के बॉस जितनी होती थी। डिवाइन किंग शब्द का सीधा सा मतलब था कि इस बंदे में गॉड रियल्म्स में किंग बनने की औकात है, और अगर यंग जनरेशन में कोई डिवाइन किंग लेवल पर पहुंच जाए तो वो एक ऐसा चमत्कार होता जो आसमान को भी हिलाकर रख देता। पर आज यही चमत्कार उनके सामने था, और वहां मौजूद हर किसी की आंखों और दिमाग पर एक भयानक हथौड़े की तरह वार कर रहा था। एक लो रियल्म किंग ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, डिवाइन किंग रियल्म, ये एक 30 साल का डिवाइन किंग, ये कैसे मुमकिन है? वो बस हवा में पागलों की तरह घूर रहा था। उसने 6000 सालों तक पागलों की तरह कल्टीवेशन किया था, तब जाकर वो डिवाइन किंग बना था। वो अपने स्टार रियल्म का अकेला डिवाइन किंग था, अपनी दुनिया का नंबर 1 इंसान जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था और जिसकी सब बात मानते थे। पर उसके सामने जो बंदा था, जो अभी बमुश्किल 30 साल का हुआ था, वो भी एक डिवाइन किंग था। जैसे जैसे लुओ चांगशिंग पास आ रहा था, उसके शरीर से एक ऐसी ऑरा निकल रही थी जो साफ साफ डिवाइन किंग रियल्म की थी। वहां बैठे अनगिनत ताकतवर लोग बस उसे फटी आंखों से घूर रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहे हों। इस कॉन्फर्ट गॉड बैटल में उन्हें पहले ही कई बड़े झटके लग चुके थे, खासकर वो पिछला मैच जहां यूनचे और लुओ चांगशिंग ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। उस फाइट ने ईस्टर्न डिवाइन रीजन के 2 सबसे बड़े गॉड चिल्ड्रन का असली टैलेंट सबके सामने रख दिया था। पर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस टूर्नामेंट के एकदम आखिर में उनके सिर पर एक और बहुत बड़ा बम फूटने वाला है। भीड़ में खुसफुस होने लगी।
एक 30 साल का डिवाइन किंग। क्या हमारे ईस्टर्न डिवाइन रीजन में आज तक ऐसा कोई पैदा हुआ है? एक बंदे ने कहा, अगर किंग रियल्म्स की खास लेगेसीज को छोड़ दे तो तुम्हें एक भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा। पूरा इतिहास छान मारो, फिर भी रिजल्ट सेम रहेगा। एक मिडिल रियल्म किंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लुओ चांगशेंग ने तो सच में एक ऐसा चमत्कार कर दिया है जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है। अब इस मैच को लड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लुओ चांगशेंग आ चुका था, पर वो होली ईव्स रियल्म की जगह पर नहीं गया। इसके बजाय वो हवा में चलते हुए सीधा कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर उतरा। सबकी नजरें उसी पर टिकी थी। उन नजरों में हैरानी, तारीफ और सदमा भरा था। कुछ लोग तो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई गॉड हो, क्योंकि उनके सामने जो खड़ा था वो सिर्फ 30 साल का एक डिवाइन किंग था। लुओ चांगशेंग अपने दोनों हाथ पीछे बांधे सिर ऊंचा करके खड़ा था। पूरी भीड़ उसे घूर रही थी, पर उसकी ऑरा एकदम शांत पानी जैसी थी। उसके सुंदर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में कोई हलचल नहीं थी। सच कहूं तो उसने अपने दुश्मन युन चे की तरफ एक बार देखा तक नहीं। उसकी डिवाइन किंग ऑरा के सामने युन चे के सिर के ऊपर मौजूद वो हल्का सा हेलो एकदम फीका पड़ गया। बहुत सारे लोग तो इस सदमे में युन चे के होने की बात ही भूल गए थे। शुई यिंगयुए की सुंदर आंखें कांपने लगी। उसने कहा, डिवाइन किंग? कौन सोच सकता था? एक डिवाइन किंग? शुई मेन का मुंह खुला का खुला रह गया और वो काफी देर तक कुछ नहीं बोली। शुई यिंगहेन ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि इतने कम टाइम में होली ईव्स रियल्म ने कोई खास स्पिरिट मेडिसिन यूज करके लुओ चांगशेंग का बॉटलनेक जबरदस्ती तोड़ दिया हो? ये होली ईव्स रियल्म वाले हारने को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए हैं। हालांकि बाहरी पावर से ब्रेक थ्रू करना मुमकिन है, पर इससे टैलेंट को भारी नुकसान होता है। ये तो वही बात हुई कि अंडे के लिए मुर्गी को ही काट डालो। पर शुई कियानहेंग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, होली ईव्स रियल्म वाले लुओ चांगशेंग के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। और वैसे भी लुओ चांगशेंग की डिवाइन किंग ऑरा में कोई भी कमजोरी नहीं है। उसकी ऑरा इतनी स्टेबल है कि हैरानी होती है। ये एक नेचुरल ब्रेक थ्रू था और ऐसा लगता है जैसे इसके लिए बहुत लंबे टाइम से तैयारी की जा रही थी। ये एक एकदम परफेक्ट ब्रेक थ्रू था। शुई कियानहेंग की आंखों में एक चमक आई। उसने कहा, अगर मेरा अंदाजा सही है तो लुओ चांगशेंग बहुत पहले ही डिवाइन किंग बन चुका होता, पर उसकी मास्टर लुओ गुक्सी ने जबरदस्ती उसे रोक कर रखा था और ब्रेक थ्रू नहीं करने दिया। क्या? शुई यिंगयुए ने चौंकते हुए अपना सिर उठाया। शुई कियानहेंग ने कहा, भले ही लुओ गुक्सी का नेचर बहुत अजीब है, पर प्रोफाउंड वे की उसकी समझ बहुत हाई लेवल की है। लुओ चांगशेंग की इस कामयाबी का पूरा क्रेडिट उसी को जाता है। अब ये फाइनल मैच ऐसा हो गया है जिसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही युन चे पूरी तरह रिकवर हो गया है, पर उसकी ऑरा में कोई खास बदलाव नहीं आया है। दूसरी तरफ लुओ चांगशेंग एक एकदम नई दुनिया में कदम रख चुका है। पीक डिवाइन स्पिरिट रियल्म और डिवाइन किंग रियल्म के बीच सिर्फ आधे कदम का फर्क होता है, पर यह आधा कदम एक ऐसी खाई है जिसे अनगिनत कल्टिवेटर्स पार नहीं कर पाए हैं। इन दोनों के बीच का फर्क तुम लोग तब समझोगे जब उस ऊंचाई तक पहुंचोगे। सीन यह है कि पहले वो दोनों बराबर की टक्कर पर थे, पर अब उन दोनों के बीच आसमान और जमीन का फर्क है। अगर अब लुओ चांगशेंग, जो एक डिवाइन किंग बन चुका है, युन चे को हराना चाहे तो ये उसके लिए हाथ पलटने जितना आसान होगा। अगर युन चे के पास और भी कोई अजीब ट्रिक्स बची हो तो भी अब उसके जीतने का 1% चांस भी नहीं है। एक डिवाइन मास्टर के मुंह से निकले ये शब्द एकदम पक्के थे। शुई मेन ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बिग ब्रदर युन चे अभी लुओ चांगशेंग को नहीं हरा पाते तो ये बस कुछ टाइम की बात है। फ्यूचर में वो पक्का लुओ चांगशेंग से ज्यादा ताकतवर होंगे। सच कहूं तो बहुत ज्यादा ताकतवर। शुई यिंगहेन ने अपना सिर नीचे झुकाया और धीरे से बड़बड़ाया, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो हमें डिवाइन वाटर की वो बूंद बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। ओह! शुई यिंगहेन का पूरा शरीर कांप उठा और उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसके माथे पर पसीना आ गया, पर किस्मत से शुई कियानहेंग का पूरा ध्यान लुओ चांगशेंग पर था, तो उसने शुई यिंगहेन की बात नहीं सुनी। ड्रैगन मोनार्क ने तारीफ करते हुए कहा, एक 30 साल का डिवाइन किंग, और वो भी बिना किसी लेगेसी के। इंसानों का पोटेंशियल सच में हैरान करने वाला है। एटर्नल हेवन गॉड एम्परर हल्का सा हंसे, इतनी कम उम्र में डिवाइन किंग बनना, यह हमारे ईस्टर्न डिवाइन रीजन में पहले कभी नहीं हुआ। होली ईव्स रियल्म ने सच में हमें एक बहुत ही गजब का सरप्राइज दिया है। गॉड एम्परर शितियन ने जलते हुए कहा, मुझे सच में बधाई देनी पड़ेगी।
उसकी आवाज में साफ जलन दिख रही थी, क्योंकि सिर्फ ईस्टर्न डिवाइन रीजन ही नहीं बल्कि सदर्न डिवाइन रीजन में भी आज तक कोई 30 साल का डिवाइन किंग पैदा नहीं हुआ था। एटर्नल हेवन गॉड एम्परर को उसकी बात पर कोई गुस्सा नहीं आया। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। एक 30 साल के डिवाइन किंग को देखकर उनके जैसी महान हस्ती भी शांत नहीं रह पा रही थी। ड्रैगन मोनार्क ने अचानक बड़बड़ाते हुए कहा, लगता है मुझे जो पहले फील हुआ था वो गलत नहीं था। वो बहुत पहले डिवाइन किंग बन सकता था, पर उसके प्रोफाउंड वेन्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी। शायद इसलिए ताकि वो अपने ब्रेकर थ्रू के लिए अच्छे से तैयारी कर सके, या शायद इसलिए क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले को डर था कि उसका टैलेंट कुछ ज्यादा ही चमकने लगेगा और फालतू की मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। मतलब साफ है, फालतू की मुसीबतें का मतलब वहां बैठा हर कोई समझ रहा था। भले ही लुओ चांगशेंग 4 गॉड चिल्ड्रन का लीडर था, पर फिर भी जुन शिलेई और शुई यिंग्युए जैसे लोग उसकी बराबरी कर सकते थे। पर अगर वो पहले ही डिवाइन किंग बन जाता तो लोग उससे भयंकर जलन करने लगते। ड्रैगन मोनार्क ने एक हल्की सी सांस छोड़ी और यही सांस वहां बैठे बहुत सारे लोगों के दिलों में भी गूंजी। उनके दिलों में यूनचे के लिए एक गहरी दया आ गई। जो फाइनल मैच एकदम खूंखार और मजेदार होने वाला था, अब उसका मजा किरकिरा हो गया था। पूरे एरिना का माहौल बदल चुका था। जो एक्साइटमेंट पहले था वो गायब हो गया था और उसकी जगह सदमे और निराशा ने ले ली थी। ये कॉन्फर्ट गॉड बैटल का फाइनल मैच था, पर शुरू होने से पहले ही सबको इसका रिजल्ट पता चल गया था। अब ये मैच हो या ना हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ऑनरेबल क्यू हुई कॉन्फर्ट गॉड स्टेज के ऊपर आए और पूरे एरिना को देखते हुए बोले, आज कॉन्फर्ट गॉड ग्रैंड फाइनल का दूसरा मैच होगा और इसी के साथ ये इवेंट खत्म हो जाएगा। आज का विनर इस प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन का फर्स्ट रैंक होल्डर बनेगा और सारे गॉड चिल्ड्रन का लीडर कहलाएगा। हारने वाले को सेकंड रैंक मिलेगी, उन्होंने आगे कहा, और जो आज जीतेगा उसे किंग रियल्म्स की एक कल्टिवेशन आर्ट चुनने का मौका मिलेगा। ये एक ऐसा इनाम है जो पहले कभी नहीं दिया गया, तो अगर तुम इसे मिस नहीं करना चाहते तो अपनी पूरी जान लगा दो। ऑनरेबल क्यू हुई की नजरें स्नो सॉन्ग रियल्म की तरफ घूमी। उन्होंने कहा, टाइम आ गया है। यूनचे, तुम कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर आ सकते हो। उनकी आवाज एकदम फ्लैट थी। अगर यूनचे हार मान लेता तो उन्हें निराशा तो होती, पर कोई सदमा नहीं लगता। इस वक्त पूरे एरिना की नजरें यूनचे पर टिकी थी। चारों तरफ से हल्की हल्की खुसफुसाहट और दबी हुई सांसों की आवाजें आ रही थी। डिवाइन किंग रियल्म, ये 3 शब्द सुनने के बाद से ही यूनचे के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। उसकी तनी हुई और सिकुड़ी हुई भौहें एक पल के लिए भी रिलैक्स नहीं हुई थी। अभी वो ये भी महसूस नहीं कर पा रहा था कि लुओ चांगशेंग की ऑरा किस लेवल पर है, क्योंकि उसे लुओ चांगशेंग के शरीर से पावर का एक कतरा भी महसूस नहीं हो रहा था। सच कहूं तो यूनचे को सामने खड़ा वो बंदा किसी कमजोर स्कॉलर जैसा लग रहा था, जिसके अंदर रत्ती भर भी प्रोफाउंड एनर्जी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो इतना कमजोर है कि एक मुर्गी को भी नहीं पकड़ पाएगा। इस वजह से यूनचे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसके दिल पर कोई बहुत भारी वजन रख दिया गया हो। इस पूरे टाइम में लुओ चांगशेंग ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था, जो साफ साफ उसकी बेइज्जती करने का एक तरीका था। पर यूनचे को धीरे धीरे एक बहुत ही भारी और खूंखार ऑरा महसूस होने लगी थी, जो सिर्फ उसी पर टिकी थी। सबकी फटी हुई आंखों के बीच यूनचे धीरे धीरे खड़ा हुआ। मू बिंगयुन ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा, यूनचे। यूनचे का शरीर हल्का सा कांपा और वो आसमान में उड़ा और सीधा कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर जाकर उतरा। मू बिंगयुन ने यूनचे को हार मानने के लिए एक बार भी नहीं कहा, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि ऐसा कभी नहीं होगा, और इसी वजह से उसके दिल में एक बहुत ही गहरा डर पैदा होने लगा था। यहां सिर्फ उसी को पता था कि यूनचे ने इस प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में हिस्सा क्यों लिया है, और सिर्फ वो जानती थी कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए यूनचे ने कितनी कीमत चुकाई है और कितनी मुसीबतें झेली हैं। पर अब एकदम आखिर में, जब वो अपनी मंजिल से बस आधा कदम दूर था, तो किस्मत ने उसके साथ एक बहुत ही क्रूर और भयानक मजाक किया था। तो यूनचे इस हालात से कैसे समझौता कर सकता था? वो सोच भी नहीं सकती थी कि अभी यूनचे के दिल में कैसा तूफान चल रहा होगा और वो इतना बेरहम दबाव कैसे झेल रहा होगा। हुओ रूली ने अपने दांत पीसते हुए कहा, ये सब क्या बकवास है, साला वो लौंडा लुओ चांगशेंग। यार, ये तो हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। यान जुएहाई ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, पैलेस मास्टर बिंगयुन, हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए कि मैच अभी शुरू नहीं हुआ है।
हमें तुरंत यूनचे को साउंड ट्रांसमिशन भेजना चाहिए ताकि वो सही टाइम देखकर हार मान ले। लुओ चांगशेंग अब एक डिवाइन किंग बन चुका है, तो यूनचे को अच्छे से पता होगा कि उसके जीतने का कोई चांस नहीं है। इस हालत में हार मानने में कोई बेइज्जती नहीं है, पर अगर वो जिद पर अड़ा रहा तो मुझे डर है कि लुओ चांगशेंग इस मौके का फायदा उठाकर अपना बदला लेगा। मू बिंगयुन चुप रही। हु पोयुन ने हकलाते हुए कहा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना? भले ही लुओ चांगशेंग बहुत ताकतवर है, पर वो एक बहुत ही नामी खानदान का लड़का है। उसका अच्छा नेचर तो हर जगह मशहूर है। वो पक्का अपने बड़े भाई लुओ चांगान जैसा नहीं है, तो वो ऐसा घटिया काम नहीं करेगा। और वैसे भी अभी वो यहां इतने सारे लोगों के सामने है। हुओ रूली ने भारी मन से कहा, नहीं यूने, तुम नहीं समझ रहे। अगर कोई ऐसा इंसान जिसने कभी हार ना देखी हो अचानक से बुरी तरह हार जाए तो उस हार का उस पर बहुत गहरा असर होता है। और अगर पानी जैसा शांत रहने वाला इंसान सच में किसी से नफरत करने लगे तो वो उस जंगली जानवर से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है जो बात बात पर पागल हो जाता है। और सच कहूं तो आज का ये लुओ चांगशेंग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हुओ पोयुन का मुंह खुला रह गया और उसका दिमाग सुन्न हो गया। मू बिंगयुन की सांसें भारी हो गई और उसकी बर्फीली आंखों में गहरी चिंता छा गई। पर उसने यूनचे को कोई साउंड ट्रांसमिशन नहीं भेजा। उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, उसे ये सब अच्छे से पता है, पर वो किसी की नहीं सुनेगा। यूनचे कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर उतरा और एकदम पास से लुओ चांगशेंग के सामने खड़ा हो गया। एरिना में सन्नाटा छा गया, पर पिछले मैच जैसी कोई टेंशन नहीं थी। भले ही लुओ चांगशेंग ने कोई प्रोफाउंड एनर्जी नहीं दिखाई थी, पर एक डिवाइन किंग होने की उसकी अदृश्य पावर ही उसका सबसे बड़ा डिक्लेरेशन थी। इस एरिना में कोई भी महसूस कर सकता था कि यूनचे अब बहुत छोटा और कमजोर लग रहा है। यूनचे और लुओ चांगशेंग के बीच का पहला मैच बहुत ही भयानक था, पर सिर्फ 3 दिन बाद उन दोनों के बीच का गैप इतना बड़ा हो गया था जिसे पार करना नामुमकिन था। यूनचे अभी भी डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म के 9वें लेवल पर था, पर लुओ चांगशेंग एक नई दुनिया में कदम रख चुका था। वो 3 दिन पहले वाले इंसान से एकदम अलग था। यूनचे के सामने खड़े होने के बाद भी लुओ चांगशेंग का चेहरा जरा भी नहीं बदला। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने कोई खड़ा ही नहीं है। यूनचे ने एक गहरी सांस ली। ऑनरेबल क्यू हुई ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, मैं दोबारा रूल्स नहीं बताऊंगा क्योंकि अब तक तुम लोगों को सब पता है। शुरू करो। बैंड। ऑनरेबल क्यू हुई के बोलते ही यूनचे ने तुरंत रंबलिंग हेवन एक्टिवेट कर लिया। उसकी प्रोफाउंड एनर्जी ब्लास्ट होकर अपने पीक पर पहुंच गई और हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड एक भारी पावर से भर गई। पर लुओ चांगशेंग अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने अभी तक अपनी प्रोफाउंड एनर्जी भी बाहर नहीं निकाली थी। सिर्फ उसके चेहरे पर एक बदलाव आया और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुमने मुझे निराश नहीं किया यूनचे। अगर तुम डर के मारे सरेंडर कर देते तो ये बहुत बोरिंग हो जाता। यूनचे ने अपनी आंखें थोड़ी छोटी की। उसने कहा, लगता है कल्टीवेशन लेवल के साथ साथ तुम्हारी बकवास करने की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। सीन ये है कि पिछली बार ऑनरेबल क्यू हुई के मैच शुरू करते ही दोनों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया था। तब उन्होंने आपस में एक शब्द भी नहीं कहा था। लुओ चांगशेंग ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, वो इसलिए क्योंकि तब तुम मेरे लिए एक असली दुश्मन थे, पर अब तुम्हारी कोई औकात नहीं बची। यूनचे चुप रहा। गॉड एम्परर शितियन ने तिरछी नजरों से लुओ चांगशेंग को देखते हुए कहा, ओहो, अचानक ये एटीट्यूड में इतना बदलाव कैसे आ गया? ब्रह्मा हेवन गॉड एम्परर ने कहा, इंसान का नेचर इतने कम टाइम में नहीं बदलता। ये साफ है कि उसने अपनी असली पावर को छुपाना छोड़ दिया है, तो फिर वो अपनी असली पर्सनालिटी को क्यों दबा कर रखेगा? खासकर तब जब यूनचे ने उसे जिंदगी की पहली हार और बेइज्जती दी हो। स्टार गॉड एम्परर ने कहा, और वैसे भी वो एक 30 साल का डिवाइन किंग है। उसका घमंड करना बनता है और इसके लिए कोई उसे गलत नहीं ठहरा सकता। लुओ चांगशेंग के इस घमंड और बेइज्जती भरे ताने ने एरिना के सारे कल्टीवेटर्स को हैरान कर दिया। इस फाइट से पहले लुओ चांगशेंग ने कभी भी अपने दुश्मन पर पूरी पावर से हमला नहीं किया था या उनका मजाक नहीं उड़ाया था, चाहे वो कितने भी कमजोर क्यों ना हो। सच कहूं तो वो हमेशा कोशिश करता था कि हारने के बाद भी उनकी इज्जत बनी रहे। यहां तक कि पिछले मैच में भी उसने यूनचे के साथ ऐसा घमंड या बेइज्जती वाला बर्ताव नहीं किया था। पर आज ऐसा लग रहा था कि सिर्फ लुओ चांगशेंग की पावर ही नहीं, बल्कि उसके बात करने का तरीका और एटीट्यूड भी एकदम बदल चुका है। होली ईव्स रियल्म के रियल्म किंग
लुओ शांगचेन ने इस पर अपनी भौहें सिकोड़ी। युनचे ने ताना मारते हुए कहा, लगता है पिछली फाइट में मुझे तुम्हारे मुंह पर और जोर से मारना चाहिए था। इतना बोलते ही युनचे किसी रोशनी की तरह सीधा लुओ चांगशिंग की तरफ दौड़ा और उसने अपनी स्वॉर्ड से वार किया। लुओ चांगशिंग की ऑरा, एटीट्यूड और आंखें पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो था तो लुओ चांगशिंग ही, पर युनचे को वो कोई दूसरा इंसान लग रहा था। लुओ चांगशिंग ने अभी तक अपनी प्रोफाउंड एनर्जी बाहर नहीं निकाली थी और उसका कॉन्फिडेंस देखकर युनचे को लग रहा था जैसे वो किसी बहुत गहरे समंदर के सामने खड़ा है। ये एकदम घोंटने वाली फीलिंग थी, पर युनचे का दिमाग अभी भी साफ था। लुओ चांगशिंग के घमंड और ताने ने उसे गुस्सा नहीं दिलाया, बल्कि ये एक कमजोरी थी जिसका वो फायदा उठा सकता था। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।